Assalamualaikum friends, welcome to my YouTube channel Zillets. Friends, today our 9th chemistry chapter 2 and lecture number 7. टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक थ्योरीज ऑफ रदरफोर्ड एंड नील बोहर। नील बोहर के और रदरफोर्ड के एटॉमिक थ्योरी दोनों में फर्क क्या था, आज हमने वो पढ़ना है। बड़ा छोटा सा टॉपिक है, बड़ा मजे का टॉपिक है। दोनों के दरमियान में कंपटीशन है, हमने देखना कौन जीतता है। तो रदरफोर्ड के एटॉमिक थ्योरी क्या थी, नील बोहर की एटॉमिक थ्योरी क्या थी, इन दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस थे वो हम देखेंगे। तो रदरफोर्ड, अच्छा दी तो दोनों ने एटॉमिक थ्योरी थी ना। रदरफोर्ड की एटॉमिक थ्योरी में कुछ डिफेक्ट्स थे जिनको दूर किया था नील बोहर ने। अब वो डिफेक्ट्स जो थे जिनको नील बोहर ने दूर किया था वही जो है वो फिर इनकी थ्योरीज में दोनों में वही फर्क आया। वहीं पे जहाँ पे उसने डिफेक्ट्स को दूर किया नील बोहर ने, जो कि रदरफोर्ड के एटॉमिक थ्योरी में थे। अच्छा ये नहीं है कि रदरफोर्ड जो है वो कोई एम साइंटिस्ट था। रदरफोर्ड की थ्योरी उस टाइम बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल थी, क्योंकि उस टाइम तो कोई भी नहीं जानता था इन चीज़ों के बारे में, जिन चीज़ों को रदरफोर्ड ने एक्सप्लेन किया, रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया, रदरफोर्ड ने जो बताया कि न्यूक्लियस जो है वो बस थोड़ी सी जगह पे होता है, बाकी सारा वॉल्यूम जो है वो एटम का खाली होता है। तो रदरफोर्ड जो है वो भी एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे, ठीक है। और नील बोहर ने फिर रदरफोर्ड के ही मॉडल को लिया था और उसी से फिर उन्होंने कुछ उसमें चेंजेस की और उसको उन्होंने अपना मॉडल पेश किया था नील बोहर ने, ठीक है। तो पहला जो फर्क था ना इन दोनों की थ्योरीज में वो ये था कि रदरफोर्ड की थ्योरी बेस कर रही थी क्लासिकल थ्योरी पे, बेस्ड ऑन क्लासिकल थ्योरी। क्लासिकल थ्योरी किसकी थी? क्लासिकल थ्योरी थी मैक्सवेल की, मैक्सवेल की थ्योरी पे बेस कर रही थी। और नील बोहर की थ्योरी बेस कर रही थी क्वांटम थ्योरी पे, बेस्ड ऑन क्वांटम थ्योरी। क्वांटम थ्योरी किसकी थी? मैक्स प्लैंक की। तो ये फर्क आ गया, रदरफोर्ड की थी मैक्सवेल पे और नील बोहर की मैक्स प्लैंक पे। और रदरफोर्ड की जो क्लासिकल थ्योरी थी, जो रदरफोर्ड की जिस थ्योरी पे बेस कर रही थी थ्योरी, वो क्या थी? क्लासिकल थ्योरी क्या थी कि जो भी कोई भी एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल है तो वो एनर्जी को एमिट या एब्जॉर्ब करता है, जबकि नील बोहर की जो थ्योरी थी जो कि क्वांटम थ्योरी पे बेस कर रही थी, क्वांटम थ्योरी क्या थी कि कोई भी मॉलिक्यूल या एटम जो है वो एनर्जी को एमिट या एब्जॉर्ब करते हैं डिस्क्रीट अमाउंट में। तो इधर आ गया डिस्क्रीट अमाउंट नील बोहर में, जबकि रदरफोर्ड में ऐसी कोई चीज़ नहीं। इधर सिर्फ ये है कि कोई भी जो चार्ज एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल है ना वो एनर्जी को एमिट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ इनमें ये फर्क आ गई थी। हालांकि हमें पता है कि एनर्जी जो है रदरफोर्ड की जो थ्योरी थी वो थोड़ी कमजोर थी, नील बोहर की थ्योरी स्ट्रॉन्ग थी, ठीक है। अगली चीज क्या थी? अगली चीज में रदरफोर्ड कह रहा था कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करते हैं। इसने इतना तो कह दिया, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस। अच्छा, नील बोहर ने क्या कहा? उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, लेकिन फिक्स एनर्जी वाले ऑर्बिट्स में। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस इन ऑर्बिट्स ऑफ फिक्स एनर्जी, फिक्स एनर्जी की, क्योंकि क्वांटम थ्योरी भी यही कहती थी कि एनर्जी जो है उसने उनको बस थोड़ा सा चेंज कर दिया उस थ्योरी को। उसने कह दिया कि फिक्स एनर्जी वाले ऑर्बिट्स में मूव करते हैं, ऑर्बिट्स ऑफ फिक्स एनर्जी, क्योंकि कहते थे ना डिस्क्रीट अमाउंट में एनर्जी एमिट या एब्जॉर्ब होती है। तो डिस्क्रीट अमाउंट में एनर्जी एमिट या एब्जॉर्ब उसने फिर करके दिखाई कि होती कैसे है कि वो ऑर्बिट्स में मूव करते हैं, फिक्स एनर्जी के ऑर्बिट्स में मूव करते हैं। जैसे कि ये न्यूक्लियस है और ये इसके गिर्द एक शेल है, ये दूसरा शेल है। नील बोहर ने क्या कहा था कि मूव करते हैं फिक्स एनर्जी वाले ऑर्बिट्स में। ऐसा नहीं होगा जैसे कि रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग हो रहा था। इसने इसके मॉडल के अकॉर्डिंग है ना इस तरह का कुछ बन रहा था कि ऐसे शायद हो सकता है कि ऐसे होता हो और ये अंदर गिरता हो। फिर इलेक्ट्रॉन देखिए, ये कॉन्टिन्यूस जो चेंज होने वाली एनर्जी, देखिए पहले यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा है, फिर ये एनर्जी कम हो गई, फिर ये एनर्जी कम हो गई, तो ऑर्बिट्स की एनर्जी चेंज हो रही है। ये ऑर्बिट फिक्स एनर्जी वाला नहीं है, लेकिन ये कहता था कि फिक्स एनर्जी वाले ऑर्बिट में मूव करते हैं, नील बोहर ये कहता था। तो यहाँ पे फर्क आया था, फिक्स एनर्जी वाले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, इसने नहीं कहा था कि फिक्स एनर्जी वाले ऑर्बिट्स में मूव करते हैं।
तीसरी चीज क्या है कि इसने तो ऑर्बिट्स का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं दिया था, इसने सिर्फ इतना कह दिया था इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस, इसमें ऑर्बिट्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। जबकि इसने ऑर्बिट्स का कॉन्सेप्ट दिया था, ऑर्बिट्स के एंगुलर मोमेंटम के बारे में बताया था कि जहां पे एंगुलर मोमेंटम होगा ना उससे वहीं पे इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे। इसने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन्स मूव इन ऑर्बिट्स हैविंग एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। और वो क्या था, mvr, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला था mvr इज इक्वल टू nh/2 और n हमें पता है, n कहते हैं नंबर ऑफ ऑर्बिट्स को, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है ये, ठीक है। और इसने कोई कॉन्सेप्ट नहीं दिया था ऑर्बिट्स का, ना इसने कोई एंगुलर मोमेंटम वगैरह का कोई कॉन्सेप्ट दिया था। ये हो गई जी 3 डिफरेंसेस। आगे वही बात के इसके अकॉर्डिंग कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम था, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम, और इसके अकॉर्डिंग था लाइन स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम क्या होता है, स्पेक्ट्रम हम कहते हैं कि जब भी प्रिज्म में से लाइट गुजारे, किसी भी चीज में से जब लाइट गुजरती है ना, तो गुजरने के बाद यहाँ पानी का एक बारीक पानी का एक हमने ड्रॉप रखा हुआ है और उसमें से लाइट गुजरी है, तो क्या होता है कि लाइट जो आगे जाके स्प्लिट होती है, अपने डिफरेंट कलर्स में लाइट स्प्लिट होती है। तो वो जो कलर्स जब नजर आते हैं ना हमें, उनका एक जो भी चीज हमें नजर आती है उसको स्पेक्ट्रम कहते हैं कि ये भी पहले ऊपर वॉयलेट कलर है, फिर इंडिगो है, फिर ब्लू है, फिर ग्रीन है, फिर येलो, ऑरेंज, रेड, इस तरह से जो हमें कलर्स नजर आ रहे होते हैं ना उनको हम कहते हैं कि ये स्पेक्ट्रम है। रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम था, जबकि नील बोहर ने लाइन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन कर दिया था, और असल में एटम का होता भी लाइन स्पेक्ट्रम है जो हमें नजर आता है, जबकि रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम नजर आ रहा था, जबकि कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम एटम का नहीं होता। और यहाँ पे एक और डिफरेंस आ गया, ठीक हो गया जी। अगली चीज, इसके अकॉर्डिंग रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग एटम्स शुड डिस्ट्रॉय, और इसके अकॉर्डिंग एटम्स शुड बी स्टेबल। किस तरह से ये कहता था कि डिस्ट्रॉय, इसके अकॉर्डिंग डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए थे इस तरह। ये जो मैंने ये मॉडल ये जो बनाया ना, देखिए ये स्पेक्ट्रम, यहाँ पे जो है ना इलेक्ट्रॉन्स जब मूव करेंगे, मूव करते 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 अंदर गिर गए, जब इसके साथ मिलके कोलैप्स हो जाएंगे, तबाह हो जाएंगे, तो एटम खत्म हो जाएगा। जबकि ये कहता था कि ये सिर्फ इधर घूमते रहेंगे, यहाँ पे घूमते रहेंगे, एनर्जी सिर्फ तब एमिट और एब्सॉर्ब होगी जब ये एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिट में मूव करेंगे। एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में मूव जब तक नहीं करते तब तक कोई भी एनर्जी नहीं निकलती। अंदर वाले ऑर्बिट से बाहर वाले ऑर्बिट में जाएंगे तो क्या होगा, एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, क्योंकि बाहर वाला ऑर्बिट हाई एनर्जी वाला ऑर्बिट है। बाहर वाले ऑर्बिट से अंदर वाले ऑर्बिट में आएंगे तो एनर्जी एमिट होगी, क्योंकि अंदर वाला ऑर्बिट जो है वो लो एनर्जी वाला ऑर्बिट है। तो यहाँ पे एटम स्टेबल रहता है, क्योंकि यहाँ पे एटम तो न्यूक्लियस जो इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस के अंदर गिरता ही नहीं है, इस वजह से एटम स्टेबल रहता है। जबकि रदरफोर्ड के मुताबिक इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है, आहिस्ते आहिस्ते एनर्जी कम होती रहती है, क्योंकि क्लासिकल थ्योरी पे बेस कर रहा था ना। क्लासिकल थ्योरी यही थी कि एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल जो है वो एनर्जी एमिट करता है, तो ये तो पता था कि एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, तो फिर एनर्जी एमिट करता जा रहा है, उसकी एनर्जी कम होती जा रही है, तो जब जब कम होती जाएगी वो अंदर गिर जाएगा। ऐसा ही होगा ना, इसके करीब आता जा रहा है, ये उसको खींचता जा रहा है, इसकी एनर्जी तो नहीं कम हो रही, न्यूक्लियस की एनर्जी तो नहीं कम हो रही, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल है, उसकी एनर्जी कम हो रही है। अब देखिए ये तो उतना ही हट्टा कट्टा रहा, इसकी एनर्जी कम होती जा रही है, ये अपनी तरफ उसको खींचता जा रहा है और आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर गिर गया और कोलैप्स हो गया, एटम खत्म। तो इसके अकॉर्डिंग एटम शुड डिस्ट्रॉय, और नील बोहर के अकॉर्डिंग एटम्स शुड बी स्टेबल। और यहाँ तक था हमारा आज का ये टॉपिक। बिल्कुल सिर्फ ये डिफरेंसेस हैं रदरफोर्ड और नील बोहर में, और हमने कहा था कि देखते हैं कौन जीता, तो नील बोहर जीत गया, क्योंकि नील बोहर के सारे जो पोस्टुलेट्स है वो रदरफोर्ड से बेहतर थे, और क्योंकि उसने सिर्फ उनके इसके डिफेक्ट्स को ही दूर किया था, और इस वजह से फिर नील बोहर जीत गया। तो यहाँ पे हमारे आज के लेक्चर का एंड होता है। हमारे अगले लेक्चर तक आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, अपने लेक्चर्स को रिवाइज करना है। जब तक आप लेक्चर्स को रिवाइज नहीं करेंगे, एक दफ़ा पढ़ेंगे नहीं, आपने कॉन्सेप्ट्स ले लिए, समझ लिया, ठीक है, आपने ऑनलाइन लेक्चर ले लिया, यूट्यूब पे लेक्चर ले लिया, आपने उसको समझ लिया,
लेकिन सिर्फ खाली समझने से बात नहीं बनती, जो समझा हुआ है उसको याद भी तो रखना होता है ना। तो समझने के बाद फिर उसको याद रखा करें, उसको एक दफ़ा बाद में दोबारा से देखा करें आपने जो लेक्चर नोट किया है उसमें क्या-क्या पॉइंट्स है। हो सकता है आपको कोई पॉइंट उस टाइम समझ आ गया हो लेकिन बाद में भूल गया हो। तो इस वजह से आपको चाहिए कि आप जब भी अपना कोई भी लेक्चर लेते हैं तो बाद में उसको एक दफ़ा लाज़मी उसको रिवाइज़ करें, ताकि आपको पता चल जाए कि आपको सारे पॉइंट्स की समझ आ गई है, कोई पॉइंट मिस तो नहीं होगा, कहीं आपका अटेंशन डाइवर्ट तो नहीं होगी थी लेक्चर के दौरान कि जब वो पॉइंट गुजर गया आपने समझा ही नहीं। ठीक है? तो अगले लेक्चर तक अपना ख्याल रखिएगा, मेरी बातों पे अमल करिएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।